नया चैप्टर आज शुरू करते हैं हम रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये तुम्हारा 8वां चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 8 है। तो रासायनिक बलगतिकी, तो रासायनिक बलगतिकी देखो होती क्या है, परिभाषा क्या इसकी होगी। हेडिंग भी आप रासायनिक बलगतिकी डालोगे। क्या हेडिंग डालोगे? रासायनिक बलगतिकी। इसके अंदर बेटा वेग का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? वेग का। तो रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर का मतलब बेटा क्या होता है? वेग। ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहलाती है ना। यानी इसमें वेग के बारे में ही पढ़ना है, टोटल वेलोसिटी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और एक इंपॉर्टेंट खास बात बता दें, इस चैप्टर में बेटा परसेंटेज वाले क्वेश्चन प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड, या तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण आता है या तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। 5 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये चैप्टर आपका 5 नंबर का है। ठीक है, तो रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा हमने तुम्हें क्या बताई? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया का वेग, समझ लो अभिक्रिया का वेग कहो या दर को, इसका निर्धारण किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। क्या परिभाषा बताइए? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहलाती। दर का मतलब वेग निकालोगे आप, वेग के बारे में आप पता करोगे, उसी को रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। क्या हमने परिभाषा बताई? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर का निर्धारण किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। चलो याद करके सुनो बेटा, पिक भेजेंगे तो लिख लो। आते हैं अभिक्रिया का वेग। ठीक, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखो इसमें है क्या, अभिक्रिया के वेग के बारे में ही हमको पढ़ना है रासायनिक बलगतिकी में। तो अभिक्रिया का वेग है क्या बेटा? इकाई समय में, समझ रहे? प्रति इकाई समय में, मतलब किसी 1 सेकंड में या 2 सेकंड में। अब ध्यान देना, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या हमने परिभाषा बताई? इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यानी इकाई समय में 1 सेकंड में जितनी अभिक्रिया में जो है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो डिफरेंस होता है, जो परिवर्तन हो जाता है, उसे ही हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या हमने परिभाषा बताई? इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या परिभाषा बताई? इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब देखो बेटा कैसे क्या वेग होगा, कैसे देखना। जैसे हमने इधर समय ले लिया, ठीक। अभिकारक को जानते हो इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, इसलिए आर से लिखते हैं। ठीक, समय आपका टाइम है तो टी से हो जाएगा, बात ध्यान रखना। ठीक, अब फिर उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए पी से लिखते हैं। ठीक, अब इनको समझना ध्यान से। जैसे मान लिया कोई रिएक्शन अगर है बेटा, समय आपका उस समय 0 है, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। पदार्थ आपने ले लिया बेटा, ध्यान देना 10 ग्राम, तो पदार्थ आपका 10 ग्राम है तो वो वही रहेगा। जब समय 0 है यानी रिएक्शन शुरू नहीं किया आपने, तो प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट 10 है, 10 का 10 ही रहेगा। इसका मतलब अभी कोई प्रोडक्ट बना नहीं, 0 प्रोडक्ट। समय 0 पर रिएक्टेंट 10 ग्राम है मगर प्रोडक्ट बना नहीं है। आपने समय क्या किया? बढ़ाया 1 सेकंड, मतलब अभिक्रिया स्टार्ट हो गई। 1 सेकंड जब आया अभिक्रिया स्टार्ट हो गई, तो जो रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है आपका, ये बचा 8 ग्राम, इसका मतलब 2 ग्राम प्रोडक्ट बन गया। हमारी बात समझ रहे हो? मतलब जब रिएक्शन करवाओगे तो बेटा अभिकारक कन्वर्ट किस में हो जाता है? उत्पाद में। तो 1 सेकंड में अभिकारक हमारे 8 बचे और 2 हमारे प्रोडक्ट बन गए। 10 थे टोटल, 2 प्रोडक्ट में चले गए। अब देखो समय और बढ़ाया 2 सेकंड, अभिक्रिया और देर चली, तो यहाँ पे अभिकारक तुम्हारा 6 बचा, धीरे धीरे घट रहा है, उधर प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो उत्पाद कितना हो जाएगा? 4। और समय बढ़ाया 3 सेकंड, तो अभिकारक धीरे धीरे 4 बचा, प्रोडक्ट हो गया आपका 6 ग्राम, उधर बढ़ता रहा प्रोडक्ट। अब इधर समय 4 सेकंड किया, 4 सेकंड तक रिएक्शन चली, तो हमारा रिएक्टेंट जो था 2 बचा और प्रोडक्ट बन गया 8। समय हमारा 5 सेकंड हुआ तो रिएक्टेंट बिल्कुल 0 हो गया और प्रोडक्ट हमारा कितना हो गया? 10। तो समझ में आई?
जब तक पूरा पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल जाएगा तब तक रिएक्शन पूरी पूरी चलती रहेगी। देखा होगा जैसे हम लोग गेहूँ पिसवाने जाते हैं, 10 किलो गेहूँ चक्की में डालता, पूरे पूरे गेहूँ पिस जाते हैं, तभी तो पूरा जो है निकलता है बैलेंसिंग, तभी तो पूरा प्रोडक्ट बनता है। तो वही हाल समझो, 10 ग्राम लेके चले थे, जब तक पूरा प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा तब तक रिएक्शन चलती रहेगी। अब देखो, अब परिभाषा देखना, इकाई समय में, ये समय था आपका, इकाई समय 1-1 सेकंड बढ़ रहा है, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक थे या उत्पाद, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन हो गया, 8 था तब जो है 2 प्रोडक्ट बना, 6 था तब 4 बना, ऐसे धीरे धीरे सांद्रता में परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन सांद्रता में कह सकते हो? अभिकारक धीरे धीरे समय के साथ बेटा घट रहे हैं, 10 से 0 हो गए, और प्रोडक्ट समय के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 0 से कितने हो गए? 10। यानी अभिकारक आपका क्या हो रहा है? अभिकारक आपका धीरे धीरे घट रहा है, अभिकारक में कमी आ रही है, और उत्पाद आपका बढ़ रहा है। यही परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। परिवर्तन 10 लेके चले थे, 0 हो गया, तो परिवर्तन ही, डिफरेंस ही तो हुआ बेटा। तो क्या परिभाषा बोलेंगे? इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहते हैं। चलो याद करके सुनाओ बेटा परिभाषा, पिक भेजे तब लिख लेंगे। पढ़ाते हैं हम औसत वेग के बारे में। किसके बारे में बेटा? औसत वेग के बारे में। तो औसत वेग देखो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। जैसे अभिक्रिया का वेग था सेम टू सेम वैसे ही औसत वेग है, थोड़ा सा फर्क है बेटा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। वही चीज़ है बेटा। क्या परिभाषा बताई? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। क्या परिभाषा बताई बेटा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। क्या परिभाषा बताई? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। अब समझना इसको कैसे क्या होगा। जैसे औसत वेग मान लिया किसी रिएक्शन का निकालना, औसत वेग समझना ध्यान से कैसे क्या होगा। सूत्र इसका, औसत वेग बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी बराबर अभिकारक या उत्पाद ले ले, जैसे ये रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक। तो इसकी सांद्रता में परिवर्तन अगर निकालना है तो क्या लिखोगे? सूत्र, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपान परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, ठीक। या कह सकते हो उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपान परिवर्तन में लगा समय, अपान परिवर्तन में लगा समय, ठीक। ये होता है औसत वेग। क्या बताइए औसत वेग के बारे में? अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब आप एक चीज़ पिछले वीडियो में देख चुके होंगे अभिक्रिया के वेग वाले में, उसमें देखा होगा बेटा रिएक्टेंट जो थे समय के साथ, यानी अभिकारक समय के साथ धीरे धीरे घट रहे थे, इसका मतलब ये माइनस के होंगे, और उत्पाद बेटा समय के साथ बढ़ रहे थे, इसलिए किसके होंगे? प्लस के होंगे। कुछ बात समझ में आई माइनस प्लस की? क्योंकि अभिकारक समय के साथ घटता है किसी रिएक्शन में, और उत्पाद समय के साथ बढ़ता है। अब देखो इसको कैसे सूत्र में कन्वर्ट करेंगे। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन R2 माइनस R1 अपान परिवर्तन में लगा समय, यानी T2 माइनस T1, और ये भी चिन्ह किसका होगा? माइनस का। या इसमें लगा दो, प्रोडक्ट को P से लिखते हैं, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अब इनको एकाग्र सूत्र में हम लोग बनाए, एक बिल्कुल एक इनका सूत्र बनाए, तो परिवर्तन को डेल्टा से लिखते हैं, देखा होगा, और R2 माइनस R1 ना लिखते R लिख दें सीधे। इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। देखो ये R अभिकारक है और बड़े कोष्ठक को सांद्रता बोलते हैं।
सक्रिय द्रव्यमान के बारे में तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, जिसमें द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है। द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में देखा होगा, बड़े कोष्टक में जब कोई चीज़ लिखी जाती है तो उसको सांद्रता बोलते हैं, यानी वो एक्टिव मास होता है, सक्रिय द्रव्यमान होता है। तो क्या बोलेंगे इसको? अभिकारक की, और ये इनको बड़े कोष्टक बोल लो को सांद्रता में, और इसको परिवर्तन, और नीचे वाले को लिख दो डेल्टा टी यानी समय में परिवर्तन, या प्लस लगाया। ऐसे प्रोडक्ट वाला बना दो। उत्पाद की पी को बोलेंगे उत्पाद, और बड़े कोष्टक को सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक, ये सूत्र बन गया आपका माइनस डेल्टा आर अपन डेल्टा टी या प्लस डेल्टा पी अपन डेल्टा टी। ठीक, तो परिभाषा क्या औसत वेग की बताओ, पी भेज देंगे तब लिख लेना, समझ लो बस बेटा। औसत वेग की परिभाषा क्या बताई? किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ठीक है, चलो याद करके सुनाओ परिभाषा। अभिक्रिया दी है आपको, कल औसत वेग के बारे में बता रहे थे। जैसे अभिक्रिया दी है 2a टेंस टू 3b, अब इतना दिया है। अब इसका औसत वेग निकालना है। देखो बेटा, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है यानी R, और ये प्रोडक्ट है P। अगर आपको औसत वेग निकालना है बेटा, तो औसत वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट का अलग निकलेगा और प्रोडक्ट का अलग, जिसका भी कहे क्वेश्चन में उसका निकाल देना। हम तुम्हें दोनों के निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिख देना। जब ना कहे तो दोनों के निकालना, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट का भी। औसत वेग बराबर रिएक्टेंट की सांद्रता यानी ए है आपका, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपान समय से भाग, और किस साइन के साथ? निगेटिव साइन के साथ। समझ रहे हैं? अभिकारक तो तुम्हारा ए है, ए लिख दिया। अभिकारक की सांद्रता, बड़े कोष्टक को सांद्रता कहेंगे, और इसको डेल्टा को क्या बोलेंगे? परिवर्तन। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपान समय, और निगेटिव साइन के साथ। जो आपका रस समीकरण मिति गुणांक हो उससे भाग भी लगाते हैं बेटा। रस समीकरण मिति गुणांक कितना है आपका? 2 से भाग करोगे यानी 1 बटे क्या हो जाएगा? 2। ये आंसर हो गया। अब प्रोडक्ट वाला देखो, प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन यानी प्रोडक्ट आपका बी है, बी की सांद्रता में परिवर्तन अपान समय, किस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ। रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? 3 से क्या करेंगे? भाग। कुछ समझ में आया? अब जैसे सेकंड रिएक्शन लिए ले रहे हैं कोई भी XYZ, जैसे आपका है SO2 2SO2 प्लस O2 और बन गया आपका 2SO3 यानी सल्फर ट्राई ऑक्साइड। समझना ध्यान से। अब आपका ये रिएक्शन दिया है, इसका औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग SO2 का निकालेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता में परिवर्तन अपान समय, निगेटिव साइन के साथ। आपका रस समीकरण में तो गुणांक SO2 का कितना है? 2, तो 2 से क्या करोगे? भाग। अब बेटा दोनों अभिकारकों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। SO2 का आपने निकाल लिया, आप किसका निकालोगे? O2 का। यहीं पे बराबर का चिन्ह बनाओगे। O2 का क्या निकलेगा? O2 की सांद्रता में परिवर्तन अपान समय, किस साइन के साथ? निगेटिव साइन के साथ। इसमें क्या किसी से भाग होगा? नहीं। क्यों? O2 के आगे कोई भी रस समीकरण मिति गुणांक नहीं है, 1 है, तो 1 से भाग करने को कोई फायदा नहीं। हमारी बात समझे कुछ? अब प्रोडक्ट का निकाल देते हैं बेटा। SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड, रस समीकरण मिति गुणांक अपान समय, किस साइन के साथ? प्लस साइन के साथ। रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? 2 से क्या कर देंगे? भाग। ये हो गया आपका आंसर। यानी औसत वेग के लिए हम जो रिएक्शनें देंगे उनमें आप रिएक्टेंट का भी निकालना और प्रोडक्ट का भी निकालना, ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है बेटा, समझ गए सब लोग? चलो अब रिएक्शन दे रहे हैं, उनको हल करके दिखा, ये भी नोट कर लो। अब देखो तुम्हें दूसरा न्यूमेरिकल हमने दिया है 2A, यानी ये रिएक्टेंट है। 2A से A में दिया और ये उत्पाद बन रहा। उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट। ठीक, अभिक्रिया में A की सांद्रता, A यानी अभिकारक है, अभिकारक की ही सांद्रता दी 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स, यानी कितने मिनट में? 10 मिनट। 10 मिनट का समय लगता है, और मोल लीटर इनवर्स से 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर कितने मिनट में? 10 मिनट में। 10 मिनट में घटकर 0.4 मोल लीटर इनवर्स बेटा रह जाती है, मोल लीटर इनवर्स रह जाती। अब बात समझना,
तो ये तुम्हारा हो गया, देखो रिएक्टेंट को इन्होंने ए से लिख दिया है, तो जिससे लिख दिया उसी से तुम भी लिखोगे, तो ये A1 हो गया और ये A2 हो गया। समझ गए हमारी बात, जैसा रिएक्टेंट लिखा वैसा ही लिखो। अब देखो समझ गए, यानी ये ऐसे समझो, ये R1 है और ये R2, ठीक। अब देखो ये A1 और 2 हो गए। अब यहाँ पे हम लोग ये डेल्टा टी हो गया तुम्हारा 10 मिनट समय। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे यानी वेग निकालेंगे बेटा। वेग बराबर सूत्र क्या होता है, माइनस रिएक्टेंट यानी R2 माइनस R1 अपान डेल्टा टी। अब देखो माइनस R2 की जगह पे आपने लिया है A2 और A1, तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1 अपान डेल्टा टी। बात समझ में आई कुछ? मान रख दो सबके। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 0.4 माइनस A1 की वैल्यू 0.5 बटे डेल्टा टी का मान 10 मिनट बटे में कितना है 10 मिनट, 0.4 माइनस 0.5 बटे 10 मिनट। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो वेग बराबर देखो क्या आएगा, ध्यान देना। वेग बराबर जब सॉल्व करेंगे तब वेग बराबर देखो 5 से 4 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस बाहर लगा भी, माइनस का 1 बचा और 1 अंक बाद दशमलव भी है, तो यहाँ पे क्या कहोगे दशमलव यानी 0.1 और बटे में कितना है तुम्हारा 10, बटे में कितना है 10। एक बात और भी हमने तुम्हें बताया था बेटा, मेन पॉइंट जो है हमने तुम्हें बताया था, अगर किसी रिएक्शन में रस समीकरण मिति गुणांक है तो उससे भाग भी करते हैं। यहाँ पे रस समीकरण मिति गुणांक कितना है 2, तो यहाँ पे 2 से भाग भी लगाएंगे। ये मेन पॉइंट है, ये ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं, तो ये बात ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे तरीके से कि अगर रस समीकरण मिति गुणांक है, कोई भी नंबर है आगे, तो उससे भाग लगाना है आपको। तो 1/2 यानी बटे में 2 उससे भाग करना है, तो बटे में 2 करोगे, ऊपर अंश में तो 1 ही मानोगे, तो 1/2 हो गया, ठीक है। अगर 3 आगे गुणांक दिया होता तो 1/3 लिख देते, 4 दिया होता है 1/4 लिख देते। अब देखो माइनस से गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, तो 0.1 बटे 2 गुणे 10 हो गया। अब दशमलव हटाएंगे तो बेटा 1 0 बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 1/2 और गुणे 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। 1/2 को जानते हो बेटा 0.5 कहते हैं, तो वेग आपका आ जाएगा, वेग बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0.5 गुणे 10 की घात -2। या दशमलव हटाने के बाद में अगर दशमलव हटाओगे बेटा यहाँ पर तो 1 घात माइनस की आपकी बढ़ जाएगी, तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी घटेगी 2 में -1 तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। अब मात्रक देखो क्या बताया था तुमको, मोल प्रति लीटर, और नीचे इंटू में किस में दिया था तुमको, मिनट में कि सेकंड में, मिनट 10 मिनट, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे मोल प्रति लीटर मिनट। बस कुछ नहीं था, पहले जैसा ही न्यूमेरिकल है, बस रस समीकरण मिति गुणांक से भाग कर देना बेटा, ये बात ध्यान रखना। अगर यहाँ पे जैसे 3 दिया होता तो 1/3 बटे में 3 लिखते, 3 इंटू डेल्टा टी हो जाता है, ऐसा 4 दिया तो 4 इंटू डेल्टा टी हो जाता है, समझ गए। तो आंसर आएगा बेटा 5 गुणा 10 की घात -3 या 0.5 गुणा 10 की घात -2, दोनों सही, मोल प्रति लीटर मिनट, ठीक। तो तुमको न्यूमेरिकल समझाते हैं औसत वेग से रिलेटेड। एक नोट ध्यान रखना बेटा, छोटा सा लिख भी लेना, अभी पिक भी भेज देंगे तब लिख लेना, और चाहे वीडियो से देख के लिख लो। किसी अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसके संगत रस समीकरण मिति गुणांक से भाग किया जाता है, रस समीकरण मिति गुणांक से भाग किया जाता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये कौन सा गुणांक है, जैसे तुम्हारे पास रिएक्शन कोई लिखी है, मान लिया N2 + 3H2, ध्यान देना बोर्ड तरफ, 2NH3। अब इसमें रस समीकरण मिति क्या है, N2 नाइट्रोजन गैस की रस समीकरण मिति, आगे कोई संख्या है कुछ नहीं तो 1 है, रस समीकरण मिति इसकी 1 है। हाइड्रोजन गैस की रस समीकरण मिति कितनी है 3, अमोनिया की रस समीकरण मिति कितनी है 2, कुछ समझे। आगे जो नंबर्स लिखी होती हैं रिएक्टेंट के में या प्रोडक्ट में, वो रस समीकरण मिति होती है। तो किसी भी रिएक्शन का आप अगर वेग निकालोगे तो रस समीकरण मिति गुणांक से बेटा भाग लगाते हैं। अगर रिएक्शन में रस समीकरण मिति गुणांक है तो भाग जरूर करना है, ओके, ये बात ध्यान रखना, ठीक। समझ गए रस समीकरण मिति गुणांक क्या होता है बेटा। अब देखो पहला क्वेश्चन तुमको दिया गया है, अच्छे से देखना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। रिएक्टेंट से बेटा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इनके आगे रस समीकरण में कुछ नहीं, समझ लो एक ही एक है, कोई दिक्कत नहीं इस रिएक्शन में। अभिक्रिया की सांद्रता यानी सांद्रता 0.06 मोलरता दी है, m यानी मोलरता, मोलर। अब मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। मोलरता का यानी मोलरता को कैपिटल M से लिखते हैं, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ये विलियन वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक।
तो 0.06 m से 20 मिनट में, कितने मिनट में? 20 मिनट में। 20 मिनट बीच में समय लगा, 20 मिनट से परिवर्तित होकर 0.02 m हो जाती है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता है, अभिकारक यानी ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये आपका 20 मिनट जो परिवर्तन हुआ ये डेल्टा T हो जाएगा। औसत वेग की गणना करनी है तो औसत वेग निकालोगे बेटा। औसत वेग बराबर सूत्र क्या होता है, समझ लेना बात को, कैसे क्या सॉल्व करना है क्वेश्चन को। समझ गए हमारी बात को? क्वेश्चन में 0.06 m से 20 मिनट समय था। अभिकारक की बात कर रहा था ना क्वेश्चन, तो अभिकारक ही रिएक्टेंट सी के बारे में तो लिखोगे, ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, अभिकारक ही परिवर्तित हो रहा, तो सिर्फ अभिकारक का ही सूत्र लगाना। ये नहीं सोचना दोनों सूत्र लगा दें, क्वेश्चन में जो चीज़ दी हो उसी का ही सूत्र लगाइए। अभिकारक के बारे में दिया हो तो अभिकारक का सूत्र लगाइए, प्रोडक्ट के बारे में दिया नहीं उत्पाद के बारे में तो उत्पाद का सूत्र लगाइए। तो औसत वेग बराबर होगा बेटा सूत्र क्या, माइनस, हमने सूत्र बताया है, ठीक, परिवर्तन यानी R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा T2 माइनस T1 या डेल्टा T कह सकते हो, यही तो सूत्र बताया है। अब देखो माइनस R2 की वैल्यू कितनी है आपको, 0.02 माइनस R1 की वैल्यू 0.06 अपॉन डेल्टा T की वैल्यू कितनी है 20। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करोगे बेटा तो क्या बनेगा बताओ। ये माइनस का 6 है, समझ लो, इसे दशमलव भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। और ये 2 है, 6 में से 2 गए, कितने बचे 4, वो भी किसके 4 बचे, माइनस के 4, तो माइनस के 4 लिख लिए। 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव बना दिया हमने यहाँ पर ऐसे, और बटे में कितना हो गया 20। ठीक, अब और हल करेंगे बेटा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो औसत वेग बराबर क्या आ जाएगा आपका, औसत वेग बराबर माइनस माइनस प्लस यानी 0.04 अपॉन 20। ठीक, दशमलव हटाएंगे, कितने जीरो नीचे बढ़ जाएंगे, 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव था, तो 4/2 अलग कर दो, 3 जीरो थे, 3 जीरो का मतलब 10 की घात 3 हो गया। 2 से भाग लगा दो 4 में, 2 दूनी 4, 2 ऊपर बचा, 10 की घात 3 ऊपर जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, 2 गुणे 10 की घात -3। अब मात्रक देखो, R2 रिएक्टेंट था आपका, इसका मात्रक मोल था, मोल का मतलब मोल प्रति लीटर, और नीचे T समय था। ऐसे समझो, सांद्रता जो दी होती है ऊपर का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मोल प्रति लीटर, और लीटर के इनटू में ही क्या हो जाएगा सेकंड, मोल प्रति लीटर सेकंड, या ऊपर ले जाने पर बोल सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक, मिनट में दिया था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर किस में लिखोगे आप मात्रक, मिनट। क्यों मिनट लिखोगे बेटा, क्योंकि हमको मात्रक दिया था 20 मिनट, पढ़ के देखो 20 मिनट, तो यहाँ भी मात्रक रहेगा मिनट, यानी मोल प्रति लीटर मिनट। अगर सेकंड में दिया होता तो हम लोग किस में लिखते, सेकंड में। तो मात्रक समझ में आया कुछ मात्रक भाई, आर का मात्रक मोल प्रति लीटर हुआ और समय का मात्रक सेकंड, तो मोल प्रति लीटर और बटे में ही मिनट, यानी लीटर के इनटू में मिनट, मोल प्रति लीटर मिनट। या बोल सकते हो दूसरा मात्रक क्या बोल सकते हैं, मोल लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मिनट ऊपर जाएगा मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये भी मात्रक हो सकता है। ठीक है, समझ में आया सवाल कुछ, अच्छे से नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए सब लोग। और ये बस ये ध्यान रखना, किसी अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसमें संगत रस समीकरण गुणांक से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। इससे रिलेटेड 1-2 और समझा रहे हैं, फिर तुम्हें वर्क दे रहे हैं, फिर आप करके दिखा। सामने क्वेश्चन है, अभिक्रिया A+2B रिएक्टेंट आपका जो बना है 3C के लिए, किसी क्षण पर C के बनने की दर, C के यानी प्रोडक्ट जो बन रहा है C, उसके बनने की दर आपको 10 की घात -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। उसी क्षण पर A और B के विलुप्त होने की दर बता। इसका मतलब समझना बेटा, विलुप्त होने की दर का मतलब क्या पूछा गया, विलुप्त होने की दर का मतलब इसमें ये पूछा गया है A और B से जब C बना है तो A और B से C बना कैसे है, ये पूरी बात बतानी है। तो इसको ध्यान से समझना क्वेश्चन को। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए हैं, आपको रिएक्टेंट के विलुप्त होने की दर पूछे तो कैसे क्या आप निकालोगे, उस पर ध्यान देना थोड़ा। पहले आप रिएक्शन लिख लिए, A+2B आपका रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट क्या बना 3C। ठीक है, अब इसका औसत वेग निकाल दीजिए पूरी रिएक्शन का। आपको रिएक्टेंट का भी औसत वेग निकालना है और प्रोडक्ट का भी। तो A है आपका रिएक्टेंट, इसका सांद्रता क्या होगी A, समझ रहे, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपान समय, और वो भी किस में बेटा, माइनस में। ठीक है, अब उसके बाद में बराबर लगाया, पहले रिएक्टेंट निकला, अब दूसरे रिएक्टेंट का निकालेंगे, फिर क्या निकलेगा B की सांद्रता में परिवर्तन
बटे समय, यहाँ पे परिवर्तन लगा दिए किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। और एक बात, रस समीकरण में गुणांक 2 है तो -1/2, ये भी बात समझ रहे होगे, -1/2 रहेगा। ठीक, अब देखो, अब इधर आ जाओ सी वाले में, प्रोडक्ट वाले में, प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन अपान समय, और किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। 3 है तो 1/3, और यहाँ पे क्या लगा दे बेटा, डेल्टा परिवर्तन और 1/3। ठीक, ये आ गए तुम्हारे आंसर। यानी ये हर रिएक्शन में कर लेना, कोई भी रिएक्शन आपको दी हो XYZ तो उसमें ये काम आपको सर्वप्रथम कर लेना है। ठीक है, अभिकारक वाले जब निकालना, आपके जो रिएक्टेंट हैं उनके हमेशा माइनस में लिखना, और जो प्रोडक्ट हैं वो तुम्हारे किस में रहेंगे, प्लस में रहेंगे। ठीक है, अब तुम्हें इसमें बताते हैं कि इसमें किस प्रकार से तुम्हें हल करना है और कैसे क्या विलुप्त होने की दर निकलेगी। जो दर निकले वो बेटा चिन्ह के साथ नहीं लिख देना, जैसी आए वैसे ही लिख देना। ठीक है, भले वो माइनस में आंसर आए मगर लिख प्लस में ही देना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक बेटा, अब देखो, अच्छा अब हमें सी का मान दिया गया है, तो हर एक देखो सब बराबर में है एक दूसरे, इसका मतलब ए भी सी के बराबर है, बी भी सी के बराबर है। तो सबसे पहले ए के विलुप्त होने की दर निकालते हैं। ए के विलुप्त होने की दर, तो लिख लिया ए में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन अपान समय, माइनस साइन के साथ, बराबर में सी वाला लिख लो, सी की सांद्रता में परिवर्तन अपान समय प्लस साइन के साथ। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, तुम्हें ए की सांद्रता में परिवर्तन ज्ञात करना है बेटा, तो 1/3 लिख दिया, और डेल्टा सी की सांद्रता में परिवर्तन आपको दिया कितना है, 10⁻²। देख सकते हो आप कितना दिया, 10⁻²। 10⁻² जो दिया है बेटा उसी से हल करेंगे, 10⁻² लिख दिया। ठीक, अब 1/3 को 0.33 कह सकते हैं, भाग करोगे ना 1 में 3 से तो क्या बचेगा, 0.33 गुणे 10⁻²। मात्रक आप लिख दीजिए मोल लीटर इनवर्स, क्या मात्रक होगा, मोल लीटर इनवर्स जो ऊपर है, और सेकंड इनवर्स। समझ में आया कुछ कि नहीं। ए को हमने सी के बराबर कर दिया, जो मान प्रश्न में दिया हुआ करे उसी के बराबर कर देना और वही आंसर आ जाए। देखो ए को सी के बराबर किया, मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स था, वही मात्रक नीचे रहेगा। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग निकालते हैं बी के विलुप्त होने की दर। बी के विलुप्त होने की दर, ठीक, बी के विलुप्त होने की दर, तो बी के विलुप्त होने की दर निकालते हैं। बी वाला मान कितना दिया है तुम देख सकते हो, -1/2 डेल्टा बी अपान डेल्टा टी बराबर प्लस 1/3 डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। ये कहाँ से आया देख लीजिए आप अच्छे से, ये देखिए, ये यहाँ पे ये आपने लिखा था बी का मान जो था वो किसके बराबर हमने ले लिया, सी। जब ए के विलुप्त होने की दर निकालोगे तो ए और सी बराबर ले लिए, सी के ही बराबर क्यों लिया, क्योंकि आपको प्रश्न में सी का मान दिया था। बी को सी के बराबर ले लिया, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है। अब देखो मान निकालना है बी के विलुप्त होने के दर, बी की सांद्रता में परिवर्तन निकालना है, तो 2 कहाँ चला जाएगा, गुणे में, माइनस साइन इधर ही रहने दो क्योंकि रिएक्टेंट है ये तो माइनस में रहेगा। अब इधर हो जाएगा 2/3 डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। ठीक, 2/3 सी की सांद्रता में परिवर्तन प्रश्न में दिया है 10⁻², भाग कर दो, 3 से भाग करोगे 2 में तो दशमलव लगाओगे, 20 तिछाक 18 10⁻², आंसर आ गया। मात्रक क्या लिख दोगे बेटा, वही मात्रक, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे बेटा। कुछ नहीं करना है, जिसकी सांद्रता में परिवर्तन आपको प्रश्न में दिया हो, सी की सांद्रता में परिवर्तन दिया था, पूरे क्वेश्चन का हमने क्या निकाल दिया, हमने जो है औसत वेग निकाल दिया। ए की सांद्रता में परिवर्तन सी के बराबर कर दिया तो सी का मान रख दिया, ए का निकल आया। बी को सी के बराबर कर दिया, उसमें सी का मान रख दिया। बस ये ध्यान रखना रस समीकरणीय मितीय गुणांक नहीं इधर रहने चाहिए, जैसे इधर रस समीकरणीय मितीय गुणांक 1/2 था वो उधर ही ले जाना है तुमको, ये बात ध्यान रखना। मतलब सिंगल पीस रहनी चाहिए, केवल बी रहना चाहिए, इसके साथ जो भी गुणांक हैं संख्याएं हैं वो सब उधर ट्रांसफर कर देना, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग। आते तात्क्षणिक वेग। अब देखो इसमें होता क्या बेटा, एक क्षण यानी समय निश्चित कर दिया जाता है कि इस क्षण पे ही वेग निकालना है। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग
किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जैसे अभिक्रिया का वेग तुमने पढ़ा होगा, अभिक्रिया का वेग माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, यानी बटे डेल्टा टी। अब इसमें तात्क्षणिक वेग में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो देखो बेटा, ये चैप्टर में क्या है, थोड़ा मैथ है, समाकलन और अवकलन के बारे में। तो जैसे लिमिट ले ली, मान लिया हमने डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक है, माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। ओके, तो होगा क्या, यहाँ पे लग जाएगा तुम्हारा डिफरेंशियल, यानी डी परिवर्तन डी हो जाएगा, डी आर बटे डी टी। ध्यान होगा मैथ वालों को, लिमिट में अगर कोई पद लगते हैं तो वो डिफरेंशियल में चला जाता है। तो यहाँ पे डी आर बटे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये परिवर्तन हो गया, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। ये तात्क्षणिक वेग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, तात्क्षणिक वेग। ठीक, अब आप देख सकते हैं जैसे आपका ये तात्क्षणिक वेग हो गया, और वैसे हमने वेग क्या निकाला था कल, k इंटू आर घात n निकाला था। अगर दोनों की तुलना करें तो k इंटू आर घात n का मान किसके बराबर होगा, माइनस डी आर बटे डी टी के बराबर होगा। ये बेटा फार्मूला आगे काम आएगा जब हम लोग प्रथम या शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण प्रूव करेंगे, तब ये काम आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बस ऐसे ध्यान रखो। आप दोनों की तुलना कर दी हमने। तो तात्क्षणिक वेग की क्या परिभाषा बताई, किसी निश्चित क्षण पर, ये क्षण है, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग, किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है वही उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। निश्चित क्षण मतलब समय हमने निश्चित कर दिया, यानी टेंस टू 0, 0 ही मान रखना है, तो 0 पे ही निकालना, तो डी आर बटे क्या हो गया, डी टी। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। चलो याद करके परिभाषा सुना बेटा। आते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। देखो, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण हमने ले लिया था कल, वेग समीकरण ये था कल वाला, ध्यान करना, जो प्रूव्ड किया था, b की पावर बाई। ये सांद्रता के पद थे ए बी, इनकी घातें x बाई थी। इनको घातों को जब जोड़ा था तो किसके बराबर था, n के बराबर। n को ही हम लोग क्या कहते थे बेटा, कोटि। ठीक, तो परिभाषा देखना, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, वेग समीकरण है, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सभी सांद्रता पदों, ये सांद्रता पद हैं ये भी, सभी सांद्रता पदों की घातों का योग, सभी सांद्रता पदों की घातों का योग, एक्स वाई जोड़ा है ना, सभी सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या परिभाषा बताएं, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में, किसी वेग समीकरण है, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सभी सांद्रता पदों की घातों का योग, सभी सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। वेग समीकरण है, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सभी सांद्रता पदों की घातों का, एक सांद्रता पद थे ये भी, और इनकी घातों को हमने जोड़ा है, तब क्या बनी है, कोटि बनी है। तो जैसे लिखा है सेम टू सेम जैसे बताया था वैसे कोटि की परिभाषा बता दो। क्या बताई हमने, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सभी सांद्रता पदों की घातों का योग, सभी सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बेटा कोटि शून्य भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, और भिन्नात्मक भी हो सकती है। अगर n का मान 0 है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, यदि n का मान 1 है तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, n का मान 2 है तो वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। क्या परिभाषा बताई, वेग समीकरण, किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सभी सांद्रता पदों, ये सांद्रता पद है, सभी सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में सभी सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, चलो याद करके सुनाओ परिभाषा फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए। तो जैसे वेग दिया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा। वेग आपको दिया गया है k इंटू ए की पावर हाफ यानी 1/2 और b की पावर 3/2, ये दिया गया है वेग। ठीक, अब यहाँ पे हमको निकालनी है इसकी कोटि। मैंने बताया कोटि होती है घातों का योग। अभी देखा होगा पिछले वाले सूत्र में हमने x प्लस वाई घातें थी, इनको जोड़ के बराबर में n लिखा था। तो बेटा क्या होता है, जब डायरेक्टली किसी रिएक्शन बनी बनाई तुम हमको रिएक्शन दी हो, तब समझ जाओ ये प्रैक्टिकली तौर पर है, तब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ घातें जोड़ देनी है। नहीं समझे, ये तो रिएक्शन का वेग निकला निकलाया है,
जब वेग किसी रिएक्शन का दिया हो तो आपको कुछ नहीं सोचना है बेटा, सिर्फ घातें जोड़ देनी है और घातें जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही अभिक्रिया की कोटि होगी। अब आप घातें जोड़ दीजिए, 1/2 और 3/2 जोड़ेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/2, 2 से काटोगे आंसर कितना आया, 2। इसका मतलब इस रिएक्शन की कोटि 2 है। इसी प्रकार की अन्य रिएक्शनें भी दे रहे हैं, उन्हें सॉल्व करिए। और कैसे क्या सॉल्व करोगे बेटा, सिर्फ घातें जोड़ देनी है, ठीक है। वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक के बारे में समझाते हैं तुमको। होता क्या बेटा, वेग की परिभाषा पढ़ी होगी, अभिक्रिया के वेग की परिभाषा। अभिक्रिया के वेग की परिभाषा होती है किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारक के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया का जो वेग है उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। कैसे, जैसे मान ली तुमने कोई रिएक्शन ले ली, सपोज करो कोई भी रिएक्शन ले लो, ए, ये आपका रस समीकरण मिति गुणांक है स्मॉल ए में, ठीक है। माना अभिक्रिया, ध्यान देना थोड़ा ध्यान से, ठीक। और यहाँ पे ले लें बी, इससे बन गया आपका सी और डी, ये बन गया। ये आपका अभिकारक है, ये उत्पाद है, ठीक है। ये इधर वाले आपके क्या हैं, अभिकारक, और ये क्या हैं आपके उत्पाद यानी प्रोडक्ट, ठीक। अब देखो इस रिएक्शन में हम लोग निकालेंगे जो है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग हमने तुम क्या बताया किसके समानुपाती होता है, उनके अभिकारकों के सांद्रण के। सांद्रण में कब होगा बेटा, जब उनके बड़े कोष्ठक में बंद करोगे तो उनके अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होता है किसी अभिक्रिया का वेग। ऐसे ही द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम भी था, ध्यान होगा तुमको, फर्स्ट ईयर जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समान। अभिकारकों का सांद्रण क्या है, ए है अभिकारक आपका, ऐसे सांद्रण में बड़े कोष्ठक में ऐसे बंद कर लो। फिर दूसरा सांद्रण अभिकारक क्या है, बी, तो बी के गुणनफल हो गया, के समानुपाती होता है, समानुपाती हो गया। अब जो होता है आगे जो आपके रस समीकरणीय गुणांक दिए होते हैं वो घात में जाते हैं, बट यहाँ पे घात में ए और बी नहीं लिखोगे, एक्स और वाई अपनी तरफ से हमने लिख दिए। अब तुम ये भी सोचोगे सर एक्स वाई ही क्यों लिख दिए, क्योंकि रिएक्शन में एक्स वाई नहीं दिए थे। बेटा होता क्या है, एक्स जो घातें होती हैं ये आपकी पावर्स, ये प्रायोगिक तौर पर ज्ञात की जाती हैं। ये ए और बी के बराबर हो भी सकती हैं और ए और बी के बराबर नहीं भी हो सकती। एक्स कामा वाई, एक्स व वाई ए व बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब एक्स, ठीक, क्योंकि एक्स वाई के मान प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किए जाते हैं, ठीक। एक्स वाई के मान किसके तौर पर ज्ञात किए जाते हैं, प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किए जाते हैं। तो एक्स वाई के मान बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से, ठीक। तो होगा क्या, अभिक्रिया का वेग, जब आप नियतांक का चिन्ह हटाओगे तो अभिक्रिया का वेग क्या निकलेगा बेटा, अभिक्रिया का वेग जब हटाओगे तब यहाँ पे आएगा के एक नियतांक है बेटा, के आएगा, और उसके बाद में क्या लिख दोगे आप, ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ठीक। एक्स वाई के मान प्रायोगिक तौर पर निकाले जाते हैं बेटा, ध्यान रखना बात, यही मेन पॉइंट है इसका, ठीक है। तो क्या हमने बताया अभिक्रिया के वेग में, अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के सांद्रण के, ये सांद्रण है, बड़े कोष्ठक में बंद हो तो सांद्रण हो गया, सक्रिय द्रव्यमान हो गए उनके, समझ लो एक्टिव मास में लिखे गए। तो अभिक्रिया का वेग उनके सक्रिय यानी अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के, गुणा हो रहे हैं ना, गुणनफल के समानुपाती होता है। एक्स वाई जो घाते हैं आपकी, एक्स वाई ए बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि एक्स वाई के मान प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। अभिक्रिया का वेग आपका क्या होगा, जब हमने ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो के लग गया, के आपका वेग स्थिरांक है, जहाँ के क्या है बेटा, वेग स्थिरांक है, यही बात समझानी थी आपको, के आपका वेग स्थिरांक है बेटा, ठीक है। अब देखो तो अभिक्रिया के वेग को अगर आप लिखना चाहो
अभिकारक के रूप में लिखना चाहो तो देखो जैसे रिएक्शन ये है R टेंड्स टू P, अभिकारक को R कहते हैं और प्रोडक्ट को आप उत्पाद है आपको P कहते हैं। तो इस रिएक्शन को पता कैसे लिख सकते हो, वेग को जो है अभिक्रिया का वेग ये बराबर हो सकता है बेटा, अभिक्रिया का वेग समझना ध्यान से, बराबर के ऐसे लिख लिया। ए और बी अभी के अभिकारक थे, दोनों के स्थान पर हमने क्या प्रयोग कर दिया, R प्रयोग कर दिया। ओके, समझना हमारी बात ध्यान से, ए और बी आपके रिएक्टेंट ही तो थे, समझ रहे हैं हमारी बात। उसकी जगह पे क्या लिख दिया R, एक्स वाई अब एक की घात हो जाएगी तो यहाँ पे घातें जुड़ जाएंगी, ए की जगह पे भी R लिख दिया, बी की जगह पे भी R लिख दिया, ऐसा समझो। तो x प्लस वाई हो गया घात। यदि हमने मान लिया x प्लस वाई बराबर n, ये कोटि होती है बेटा n, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे रख दें। अगर अभिक्रिया का वेग का सूत्र देखो क्या आ जाएगा, अभिक्रिया का वेग आपका आ जाएगा k इंटू R घात n, ये सूत्र निकल आएगा। ठीक, ये अभिक्रिया का वेग आ जाएगा, जहाँ k आपका क्या है, जहाँ k है आपका वेग स्थिरांक, और n क्या है आपकी कोटि है। अभी आगे चल के कोटि पढ़ने को मिलेगी, यही मेन पॉइंट है आपका। कोटि में आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब n का मान 0 होगा तो शून्य कोटि की रिएक्शन, n का मान 1 होगा तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, n का मान 2 होगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार यानी कोटि का मान जो होता है, अभिक्रिया की कोटि जो है उनके गुण रस समीकरणित गुणांकों के योग के बराबर होती है। समझना ध्यान से बेटा। वेग व्यंजक और वेग स्थिरांक में हमने रिलेशन निकाला बेटा, संबंध निकाला। तो कैसे संबंध निकाला, तो पहले तो आप परिभाषा याद रखो। ठीक है, किसी अभिक्रिया का शुरुआत में परिभाषा लिखनी, ये बात ध्यान रखना। क्या लिखोगे यहाँ पर परिभाषा, किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या लिखोगे परिभाषा, किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के, अभिकारक थे ए और बी, अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के, गुणा हो रही ना, गुणनफल के समानुपाती होता है। यहीं से परिभाषा बना लो, सबसे पहले परिभाषा लिखना। ठीक, क्या लिखोगे, किसी अभिक्रिया का वेग उनके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के, गुणा हो रहे ना, गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया का वेग उनके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया का वेग उनके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। किसी अभिक्रिया का वेग उनके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये परिभाषा लिख देना। फिर माना अभिक्रिया अपनी तरफ से एक अभिक्रिया ले ली हमने, वेग निकाल दिया बेटा। ये ए और बी हमने घातें नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई लेंगे, क्योंकि एक्स जो पावर्स आती हैं आपकी, कोटि आती हैं, तो वो क्या होती है, प्रायोगिक तौर पर ज्ञात की जाती है। एक्स वाई का मान ए बी के बराबर हो भी सकता है और बेटा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली के तौर पर होता है, प्रैक्टिकल करके निकाला जाता है। तो अभिक्रिया का वेग बराबर k इंटू ए की पावर x बी की पावर y, वेग स्थिरांक। अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में लेते हैं तो r की a की जगह पे भी r लिख सकते हो, b की जगह पे भी r, तो दोनों जगह पे r हो जाएगा, हाथे जुड़ जाएंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई का मान n के बराबर, जिसे कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग k इंटू r की पावर n बन जाएगा बेटा। k आपका वेग स्थिरांक है, n आपकी क्या है, कोटि है। ठीक, r जानते हो अभिकारक है। इस प्रकार से वेग व्यंजक तथा वेग स्थिरांक का व्यंजक हम निकाले। पूरा व्यंजक आपको नोट करना है। सर्वप्रथम परिभाषा लिखनी है। क्या लिखोगे परिभाषा, किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती। ये परिभाषा लिख लेना, फिर पूरा डेरिवेशन लिख लेना। चलो सब लोग लिख लो और अभिक्रिया के वेग की परिभाषा सुनो। रिएक्शन दी है, जैसे अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि, वेग स्थिरांकों की इकाइयाँ, कोटि भी बतानी और वेग स्थिरांक की इकाई। बेटा बताएं, रिएक्शन में वेग निकला निकलाया दिया होगा, ये बात ध्यान रखना। किसी भी रिएक्शन में वेग आपको निकला निकले, क्योंकि ये प्रायोगिक तौर पर होता है बेटा, प्रैक्टिकली तौर पर होता है। तो वेलोसिटी निकली निकलाई आपको दी होगी। अब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे अन्य क्वेश्चन भी सॉल्व करना। वेग आपको दिया गया, रिएक्शन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वेग से मतलब है, सिर्फ वेलोसिटी से मतलब है। वेलोसिटी जो क्वेश्चन की दी हो वो नोट कर लेना। अब देखो फर्क होगा बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे फर्क देखना। फर्क आप लोग देखिए, यहाँ पे देखो 3 था रस समीकरणित गुणांक, यहाँ पे कितना है, 2 है। फर्क देखो, प्रायोगिक तौर पर 2 ही रहा। तभी कहा था एक्स वाई का मान बेटा बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो कोटि देखो बेटा, कितनी घातें हैं, 2, जितनी घात उतनी ही कोटि। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब बेटा कोटि ये निकल आई, अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कोटि के बाद में हम लोग निकालेंगे वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक। अब देखो बेटा मात्रक कैसे निकालते हैं, वेग स्थिरांक जानते हो, प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, k।
तो यहाँ पे लिख देंगे के और वेग और बटे में क्या होगा यनों की घात 2। कुछ समझ में आया? जिसका मात्रक निकालना है वो हमने इधर कर लिया, बाकी सब यनों उधर भेज दिया और यनों उधर गया तो बेटा बटे में हो गया। अच्छा, वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक क्या होता है बताया था तुमको, जो बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर ध्यान देना। वेग का मात्रक था मोल प्रति लीटर सेकेंड, याद आया कुछ? मोल प्रति लीटर सेकेंड, ये वेग का मात्रक था। बटे बड़े कोष्ठक का मात्रक, सक्रिय द्रव्यमान पढ़ा होगा आपने 11th में। बड़ा कोष्ठक कहीं भी हो, आप ध्यान रखना, बड़े कोष्ठक का मात्रक हमेशा मोल प्रति लीटर होता है। हमेशा क्या होगा? मोल प्रति लीटर। बड़े कोष्ठक का मात्रक हमेशा मोल प्रति लीटर। घात आपकी 2 दी है तो घात कितनी लिखते हैं? 2। ठीक, अब देखो बेटा, अब इसको हल करेंगे। अब देख रहे होगे आप, देखो मोल ऐसे लिख लिया, ध्यान देना। लीटर ऊपर गया, लीटर की घात -1, ये वाला हल कर रहे हैं। सेकंड ऊपर गया तो सेकंड घात -1, ऐसे आओ, नीचे आओ। अब देखो ध्यान देना बेटा, और मोल की घात 2 हो जाएगी, यानी मोल स्क्वायर। लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर पावर कितनी हो जाएगी? -2। ये बात समझे कि नहीं समझे बेटा? यानी ऊपर वाले को हल किया हमने, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इसमें मोल पावर 2, लीटर पावर -2। अब देखो इसमें काट लो बेटा, मोल घात 1 कट गई, लीटर की घात -1 थी, 1 लीटर घात -1 काटोगे, -1 1 नीचे बचेगा। अब लीटर 1 ऊपर, मोल 1 ऊपर पहुंचा तो बेटा हो जाएगा मोल इनवर्स। लीटर घात -1 ऊपर पहुंची तो लीटर घात +1 हो जाएगी। ओके, और सेकंड पावर कितनी है? -1। ये हो गया बेटा इसका मात्रक। हल करने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा बेटा क्वेश्चन का मात्रक। बस ध्यान रखना है, वेग का मात्रक हमेशा मोल लीटर सेकंड लिखना। बड़े कोष्ठक जितने भी दिए उनके मात्रक मोल प्रति लीटर ही होंगे। ठीक, बाकी कैलकुलेट कर लो अपना। तो पढ़ाते हैं अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? जैसे हमने उदाहरण ले लिया बेटा, एग्जाम्पल, मान लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो बना क्या? जल और हाफ O2। ठीक, तो इसमें आणविकता क्या होगी बेटा? इसमें आणविकता क्या होगी? देखो आणविकता में क्या होता है, हम लोग रिएक्टेंट ही देखते हैं। तो रिएक्टेंट आपका H2O2 है कितने अणु? H2O2 के, हाइड्रोजन परऑक्साइड के हैं कितने अणु? इसके आगे कुछ लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा। तो कितनी होगी आणविकता? 1। अब देखो जैसे दूसरी रिएक्शन हमने ले ली, सपोज करो H2 + I2, हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस ये मिले आपस में तो क्या बन गया? 2HI। अब इसमें हम लोग आणविकता निकालें अगर, तो आणविकता अगर निकालेंगे बेटा H2 और I2, H2 1 है हाइड्रोजन गैस, 1 आयोडीन है, तो 1 मिलकर कितने हो गए? 2। पूरा रिएक्टेंट जोड़े जाते हैं, जितने भी रिएक्टेंट में अणु भाग लेते हैं उतनी ही उसकी आणविकता होती है। तो देखो परिभाषा क्या हो सकती है बेटा इसकी? किसी रासायनिक अभिक्रिया थी, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को, न्यूनतम मतलब कम से कम संख्या जो हो सकती है बेटा, ये शून्य नहीं हो सकती। कोई भी रिएक्शन हो उसमें आणविकता तो होगी ही होगी, इसलिए आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती है। और आणविकता बेटा पूर्णांक में होती है, सबसे खास बात पूर्ण अंक में होती, भिन्नात्मक भी नहीं होती। आणविकता हमेशा ध्यान रखना बेटा शून्य नहीं हो सकती है और ना भिन्नात्मक हो सकती है, सिर्फ पूर्णांक में होती है। तो आणविकता की परिभाषा क्या बताई हमने? ये रासायनिक अभिक्रिया थी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या, यानी रिएक्टेंट जितने भाग लेते हैं उन्हें ये अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। रिएक्टेंट जोड़ लिया करो, उससे वही आणविकता हो गई। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या परिभाषा बताई? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। याद हो गई ना परिभाषा? क्या बताई हमने? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। चलो याद करके सुनो। पढ़ाते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। होती क्या है बेटा? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यानी कोटि क्या हो? शून्य हो। शून्य होगी तो सांद्रण पर निर्भर नहीं करेगा, सांद्रता होगी नहीं। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या हमने परिभाषा बताई? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखो बेटा इनका एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे H2 हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये आपस में मिली तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट, ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? सनलाइट, तो बन जाता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हमने तुम्हें क्या बताया बेटा? शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में, ये भी गैस में है,
शून्य कोटि की अभिक्रिया यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी जिनकी कोटि शून्य होगी वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या परिभाषा बताई? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका हम जो है समीकरण इसके आगे बताएंगे बेटा, याद करके परिभाषा बताओ और लिख भी लेना। क्या लिखोगे? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक के अणु के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। H2 यानी हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस किसकी उपस्थिति में मिली? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बन गई HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। पढ़ाते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलन, यानी समाकलन के द्वारा हम लोग वेग समीकरण निकालेंगे। तो ध्यान देना थोड़ा बेटा, अच्छे से समझना इसको। वेग समीकरण के लिए क्या करें हम लोग? रिएक्टेंट से क्या ले लें? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यानी इधर रिएक्टेंट है उधर क्या है? प्रोडक्ट। सपोज करो समय आपका जीरो है, समय जीरो पर यहाँ पर सांद्रता, जैसे समय आपने जीरो ले लिया, समय जीरो पर यहाँ पे अभिकारक पदार्थ आपका था A, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? जीरो। समय बढ़ा, सपोज करो समय हो गया तुम्हारा t की जगह पे t ही लिख दे, t समय हो गया, t समय जगह पे 1 2 3 सेकंड जो भी लेना चाहो, 10 सेकंड जो भी लेना चाहो ले सकते हो। तो प्रोडक्ट बन गया आपका x। अगर प्रोडक्ट x बन गया है तो आपका रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। जितना प्रोडक्ट बना उतना रिएक्टेंट आपका घट जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कैसे गुरुजी? जैसे आप सपोज करना 100 ग्राम पानी होता शुरुआत में, अब आपका समय जीरो होता। अब प्रोडक्ट बेटा कुछ नहीं बना, समय जीरो पर कोई क्रिया ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कुछ बना नहीं। अब सपोज करो 2 सेकंड तक इस पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने पर ये 90 ग्राम बचा, तो 10 ग्राम बेटा भाप में बदल गया। अब देख रहे होगे 100 ग्राम पानी था, 10 ग्राम भाप में बदला है। 10 ग्राम अगर भाप में बदला है तो 100 में से 10 कम हो गया, तभी तो 90 बचा। अब इधर भी ऐसे ही देखो, आपका जो है समय जीरो पर आपका प्रोडक्ट कुछ नहीं बना, अगर वो प्रोडक्ट x बन गया, जब समय बढ़ा तो x प्रोडक्ट बन गया तो उतना रिएक्टेंट में से घट जाएगा, तभी तो a माइनस एक्स बनेगा। अभी देखा होगा पीछे जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब देखा होगा इसी प्रकार तुमको बताया था। जैसे क्या होता है, रिएक्टेंट समय के साथ धीरे धीरे घटते हैं और प्रोडक्ट समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे वेग लिखते हैं बेटा। वेग हमने तुम्हें सूत्र बताया था बेटा, माइनस कल समझाया था dr/dt। ओके, अब किसके बराबर होगा तुम्हारा ये वेग है? k × r⁴n। ये सूत्र बताया था कल वेग का हमने। किसी अभिक्रिया का वेग होता है dr/dt बराबर k × r⁴n। इन दोनों की तुलना करके बताए थे, ये तात्क्षणिक वेग के अनुसार और ये तुम्हारा अभिक्रिया का वेग व्यंजक के अनुसार। अब बेटा ध्यान देना इसमें। अब क्या करते हैं हम, आपको कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है? शून्य कोटि की। आपको कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि के लिए आप देख रहे होगे n का मान आपने क्या ले लिया? जीरो। n का मान अगर आप जीरो रखेंगे तो सूत्र क्या बनेगा? dr/dt बराबर k × r⁴ कितनी हो जाएगी आपकी? जीरो। अब जानते होगे बेटा किसी की घात जीरो हो तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे मान क्या बन जाएगा? dr/dt। यहाँ पे किसी घात जीरो है तो उसका मान 1, तो सिर्फ क्या बचेगा? k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? बनेगा dr बराबर k × dt। कैसे? देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या था? dr/dt था बराबर k, dt की गुणा k से हो गई, तभी बन गया k × dt। तभी क्या बन गया? k × dt। ठीक, अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे? दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर क्या कर दें बेटा? समाकलन। दोनों ओर समाकलन करने पर, अगर दोनों ओर समाकलन करेंगे बेटा तो क्या होगा? माइनस साइन बाहर ले लें, साइन के साथ में माइनस साइन बाहर ले लें और यहाँ पे समाकलन कर दें d × r। इधर जिनके साथ डिफरेंशियल लगा उन्हीं का समाकलन होगा, के बाहर। समाकलन किसका होगा? dt का।
ठीक। अब देखो, अब समाकलन में बेटा जो लोग बायो से हैं वो लोग समझ लें ये चीज़, मैथ वाले तो समझ ही रहे होंगे। समाकलन में होता क्या है बेटा, आपको छोटी सी जानकारी दे दें। अगर समाकलन dx का करना है, डिफरेंशियल लगाओ तो डिफरेंशियल हट जाता है, ये ध्यान रखो, सिर्फ क्या बचेगा x। ठीक। अब यहाँ पे समाकलन x पावर n होता, अगर x पावर n का करना है तो बेटा घात में एक जुड़ जाता है, यानी x + 1 अपान n + 1, x पावर n + 1 अपान n + 1 और प्लस समाकलन नियतांक c भी लिख देते हैं, इसमें भी समाकलन नियतांक c भी लिखते हैं। अब देखो dx का समाकलन x कैसे आया, ये भी बात तुमको समझा दे बेटा। होता क्या है यहाँ पर, जब कोई पद ना हो, जब कोई पद नहीं तो सपोज करो x की पावर यहाँ पे 0 है, किसी की पावर 0 तो उसको मत मान सकते हैं। अब हमने तुम्हें बताया घात में बेटा एक जोड़ते हैं, 0 में अगर एक जोड़ेंगे तो x पावर 0 + 1 हो जाएगी, नीचे भी 0 + 1 और प्लस c, तो x पावर ऊपर 1 हो गई, नीचे भी 1, तो यानी इसको कहेंगे x पावर 1 अपान 1 प्लस c, यानी आंसर आ गया x + c। तो ये बात ध्यान रखना, अगर समाकलन dx लिखा है, जैसे तुमसे पूछा जाए समाकलन dy का मान क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, y, डायरेक्ट बता देना। अगर कोई पूछे समाकलन dt का मान क्या होगा तो आपका जवाब क्या होगा, t। अगर कोई पूछे समाकलन dm का मान क्या होगा तो आपका जवाब क्या होगा, m। डिफरेंशियल का साथ लगा हुआ टर्म ही बचता है, बाकी सभी चिन्ह हट जाते हैं, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ पे dr है तो d हट जाएगा, समाकलन करने पर सिर्फ r बचेगा, यहाँ पे d हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, t। लास्ट में समाकलन नियतांक लगा देना, बस हल हो गया। अब देखो, अच्छा अब समझना ध्यान से। अब यहाँ पे समाकलन करेंगे तो डिफरेंशियल चिन्ह हट जाएगा, डिफरेंशियल चिन्ह हट जाता है, डी हट जाता है, सिर्फ क्या बचेगा बेटा, माइनस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ क्या बचेगा, आर। ये बात ध्यान रखना बेटा बिल्कुल, के सिंपल सी बात है, यहाँ पे डी हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, टी। अब लास्ट में हमने समाकलन नियतांक क्या लगा दिया, सी। जब भी समाकलन हो जाए, जब दोनों तरफ समाकलन हो जाए तो बेटा सी नियतांक जोड़ दिया जाता है, इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक, ओके। आप देखो प्रारंभ में, यानी शुरू में जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब आप देख सकते हो प्रारंभ में क्यों लिखा, देखिए ध्यान से। प्रारंभ में आपका टाइम 0 था, समय क्या था, 0 था। तो यहाँ भी देखिए ऐसे ध्यान से लिखेंगे बेटा, प्रारंभ में आपका समय क्या था, 0 था, टी का मान 0 था। अगर टी का मान 0 था तो आपका जो रिएक्टेंट है आर, जो है रिएक्टेंट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, R0 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R0 में, यानी ये भी समय 0 पर ही रिएक्टेंट हो जाए। इसका मतलब ये वाला जो रिएक्टेंट है समय 0 पर माना जाएगा। समय जब 0 है तो रिएक्टेंट भी समय 0 पर जो होगा वो लिखा गया है यहाँ पर सफिक्स में 0। अगर यहाँ पे समय 2 लिखते तो रिएक्टेंट के सफिक्स में भी 2 लिख देते, यानी 2 सेकंड पर देखते कि रिएक्टेंट कितना हुआ। अब यहाँ पे ये दोनों मान समीकरण 1 में रख दो। अब यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अच्छे से डेरिवेशन समझना है बेटा। अब समीकरण 1 से बेटा लिखेंगे तो देखो क्या होगा, समीकरण 1 से रखेंगे तो मान रखेंगे। अब देखना कैसे क्या मान रखते हैं, माइनस आर की जगह पे लिख देंगे हम लोग R0। कैसे, जहाँ पे देखो समीकरण 1 में आर की जगह पे R0 रखना है और टी की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो देखो मान क्या आएगा, टी की जगह पे 0 रखोगे तो k × 0 और प्लस क्या हो जाएगा, c, तो माइनस R0 और k की गुणा 0 से की बेटा 0 + c, तो आंसर आ गया आपका c बराबर, ये उधर ले गए माइनस का R0, ये मान आ गया। ठीक, अब c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो c का मान आया है समीकरण 1 में हम लोग रख दें। अब देखो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब c का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा, c का मान 1 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, -r बराबर KT और c की जगह पे लिख देंगे माइनस का R0। जो c का मान R0 निकला है वो यहाँ पे रख दिया हमने R0। ठीक, तो c का मान R0 रख दिया तो ये समीकरण बन गया। अब ये समीकरण बनने के बाद में देखो होगा क्या बेटा, ध्यान देना। अब माइनस का ये R0 है, माइनस से पूरे में तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो R आपका प्लस का हो जाएगा, KT आपका माइनस का हो जाएगा, ये R0 भी किसका हो जाएगा, प्लस का। ये आ गया बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। ये क्या आ गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। यही आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। ठीक है, इसके बारे में अब आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले देखो क्या किया बेटा, समझना ध्यान से।
सबसे पहले देखो हमने क्या किया है बेटा, ध्यान देना। सबसे पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ले लिया। समय 0 पर आपका मान लिया रिएक्टेंट A ग्राम है, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ नहीं बना। समय T पर ये x बन गया प्रोडक्ट, तो जितना प्रोडक्ट बना उतना रिएक्टेंट से घट जाएगा a माइनस एक्स। वेग का समीकरण आपको कल हमने बताया था dr/dt बराबर k × r⁴n। शून्य कोटि का प्रूव्ड कर रहे हो तो n का मान 0 रख दोगे सूत्र में। अगर प्रथम कोटि का हम प्रूव्ड कर रहे होते तो n की जगह पे 1 रख देते। द्वितीय कोटि का प्रूव्ड करोगे तो n की जगह पे 2 रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान 0 रख दिया। n का मान 0 रखने के बाद में बेटा हमने क्या किया, dr/dt r⁴0 किसी घात 0 हो तो मान 1 होता है, तिरछी गुणा कर दी, k × dt आया, आप समाकलन कर दिया। समाकलन किया बेटा, माइनस चिन्ह बाहर, dr के बाहर समाकलन जिनके साथ d लगा उन्हीं का होगा, डिफरेंशियल जिनके साथ लगा है। d डिफरेंशियल हट जाएगा, सिर्फ r बचेगा। यहाँ पे d हट जाएगा, सिर्फ t। समाकलन जब हो जाए तो प्लस c लिखते हैं, ये समाकलन नियतांक होता है। प्रारंभ में आप देख रहे होगे समय बेटा 0 था, समय आपका क्या था 0, तभी यहाँ पर भी 0 रखा। समय जब 0 है तो आपका रिएक्टेंट भी 0 होगा। ये दोनों मान हमने समीकरण 1 में रख दिए, इसलिए दोनों मान हमने रखे हैं बेटा जिससे कि c का मान निकल आए, ठीक। अब दोनों मान रख दिए। दोनों मान रखने के बाद में 0 गुणा की c का मान -r0, ये c का मान जो आया वही हमने इस समीकरण में रख दिया। c का मान रखने पर ये माइनस के समीकरण बने, हमने माइनस से पूरे मल्टीप्लाई कर दिया तो r प्लस में हो गया, kt माइनस में हो गया, r0 प्लस में। यही आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है, ठीक है। चलो अच्छे से प्रूव करो, फिर इसके आगे बताते हैं। ये समीकरण प्रूव हुआ था, r = -kt + r0। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक आरेख बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं, आरेख। तो देखो आरेख में क्या होगा बेटा, x अक्ष और y अक्ष होंगे। ये आरेख है आपका, इधर x अक्ष होगा और ये क्या होगा ऊपर, y अक्ष, ठीक। अब जब आरेख आप बनाओगे तो आप ग्राफ किनके बीच खींचोगे, पहले आप देखना रेखा का समीकरण होता है। यहाँ पे लिख दें रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx + c। y बराबर क्या होता है समीकरण, mx + c। अब आप देखिए, तुलना करके देखिए बेटा, तुलना करके आप देखोगे, ध्यान से देखना। y की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, y की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, r। समझ में आ रही बात। m की जगह पे क्या दिख रहा है, माइनस का k। x की जगह पे क्या दिख रहा है, t। c की जगह पे क्या दिख रहा है, r0। होता क्या है बेटा, जब भी हम आरेख बनाते हैं, यदि यम प्रवणता होती है, पढ़ी होगी ढाल, स्लोप जिसको कहते हैं, हाई स्कूल में चीज़ पढ़ाई जाती है। तो अगर स्लोप यम का मान -k है बेटा, अगर प्रवणता का मान माइनस में हो तो स्लोप हमेशा ढलान नीचे की ओर होती है। अगर यम का मान प्लस में हो तो ढलान बेटा ऊपर की ओर होती है। कैसे, यम का मान बेटा माइनस में अगर हो तो ढलान नीचे की ओर, यानी आप जहाँ से आप अंताखंड से खींचोगे वहाँ से ढलान नीचे की ओर आएगी। अगर यम का मान पॉजिटिव हो, यम का मान अगर पॉजिटिव है तो बेटा ढलान ऐसे ऊपर की ओर जाएगी। यहाँ पर यम प्लस का होगा, ठीक है। और ये ढलान नीचे की ओर आई है, इसमें यम किसका होगा बेटा, माइनस का होगा। कुछ समझ में आई। अगर प्रवणता यानी स्लोप आपका जो है, स्लोप प्रवणता का मान माइनस में है तो ढलान हमेशा नीचे की ओर बनेगी, ठीक। ढाल हमेशा नीचे की ओर बनेगी, जो स्लोप दिखाई जाएगी। और अगर यम का मान प्रश्न में प्लस का है तो ढलान हमेशा किधर दिखाई जाएगी, ग्राफ में ऊपर की ओर। ये बात समझ में आई, कुछ समझ में आ रही हमारी बात। ये जो है ग्राफ कब बनेगा, जब y बराबर mx + c होगा, यानी m का मान प्लस में होगा। और ये ग्राफ कब बनेगा, जब m का मान किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक। ये बात ध्यान रखना बेटा। स्लोप यानी प्रवणता का मान अगर माइनस में है तो ढलान नीचे की ओर दिखाई जाती है, प्रवणता का मान अगर प्लस में है तो ढलान ऊपर की ओर दिखाई जाती है, ठीक। अब आप देखिए क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होगे, ग्राफ जब भी आप बनाओगे तो बेटा ये एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है, वाई अक्ष। अब आप देखिए एक्स अक्ष यानी एक्स की जगह पे मान कितना है, टी है, तो टी हो गया। कुछ समझ रहे, टी कहाँ से आया, एक्स की जगह पे मान टी है। अच्छा, वाई का मान कितना है देख रहे होगे, आर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आर, ठीक। ये आप खींचोगे ढलान। अंताखंड सी का मान कितना है, r0, तो अंदाजे में यहाँ पर अंताखंड ले लें, ये यहाँ पे मान लिया r0 अंताखंड आपका है, ठीक है। अब आप ग्राफ खींचोगे बेटा, यम का मान प्रवणता का मान -k है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, प्रवणता यम का मान किस में है, -k है। प्रवणता यम का मान माइनस में है, इसलिए ढाल किधर बनेगी बेटा, नीचे की ओर बनेगी। ढाल किधर बनेगी, नीचे की ओर। यहाँ पे लिख दोगे यम बराबर -k। ये बन गया है आपका आरेख। ये क्या बन गया आपका, आरेख। यही आपका है आरेख। कुछ समझ में आया बेटा, आरेख।
देखो टी कहाँ से आया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच ग्राफ खींचते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन में एक्स कौन सा है, एक्स अक्ष का मान कितना दिख रहा है टी, तो टी रख दिया। वाई अक्ष ऊपर होता है, वाई अक्ष का मान कितना है आपका आर, आर लिख दिया। अंताखंड क्या है आपका सी, सी अंताखंड यहाँ पर होता है, अंताखंड जहाँ से ग्राफ खींचते हैं, तो अंताखंड आपने क्या दिया है क्वेश्चन में आर जीरो, आर जीरो लिख दिया, ठीक है। और यहीं से आप ढाल खींचोगे, ढलान बेटा नीचे की ओर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपके प्रवणता का मान माइनस के है, प्रवणता का मान माइनस में हो तो हमेशा ढाल नीचे की ओर रहेगी। अब आप ध्यान देना बेटा, यदि अब आप ध्यान देना, जो शुरू में हमने समीकरण लिया था, ध्यान दिया होगा, आर का मान हमने कितना था, आर का मान अंतिम वेग आर का मान माइनस ए माइनस एक्स था, और शुरुआत में जब समय जीरो था तब मान था ए। ये बात कुछ ध्यान आई, ये बात कुछ ध्यान आई बेटा। कहाँ पर था, जब आपने आर से पी लिया था रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तब देखा होगा समय जीरो रखा था, तो यहाँ पे आपका ए था अभिकारक, प्रोडक्ट आपका जीरो बना। जब समय आपका टी था तब यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स बन गया था, इधर बना था ए माइनस एक्स। अब आप ये आपकी जो शुरू में है वो प्रारंभिक सांद्रता है, जीरो पर जीरो सांद्रता, और जो बाद वाली है वो आपकी आपका बाद वाला अभिकारक है, यानी बाद वाली सांद्रता है। तो देखो आर जीरो का मान ए है और आर का मान ए माइनस एक्स है, अंतिम सांद्रता। तो यहाँ पे देखिए आर का मान ए माइनस एक्स लिख दिया, आर का मान ए माइनस एक्स, आर जीरो का मान कितना है ए, यानी शुरुआत में आपका जो अभिकारक था वो 1 ग्राम था, बाद में ए माइनस एक्स रह गया, ठीक वही चीज़ रख दी। ये दोनों मान, ये समीकरण नंबर हम लोग डाल दें 1, जो ऊपर वाला है ये समीकरण नंबर क्या डाल दें हम लोग 1, ये दोनों मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 में रखेंगे बेटा। देखो समीकरण 1 में मान रखेंगे, आर की जगह पे आप लोग क्या रखोगे ए माइनस एक्स, तो आर की जगह पे ए माइनस एक्स, के टी ऐसे रख दिया, प्लस आर जीरो की जगह पे क्या रखोगे बेटा ए रख दिया, ठीक। अब देखो बेटा के टी इधर ले आए, तो माइनस का के टी इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ए है, ए माइनस एक्स उधर जाएगा, ए उधर जाएगा माइनस का, एक्स उधर जाएगा प्लस का। अब देखो ए से बेटा हो गया कैंसिल, अच्छा कैंसिल हो गया तो क्या बचा, के टी बराबर माइनस का एक्स, ठीक। अगर आप जो है वेग स्थिरांक के का मान निकालोगे तो एक्स अपॉन क्या आ जाएगा टी, ठीक। जहाँ के आप जानते हो वेग स्थिरांक है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम अलग से, जहाँ के सूत्र में, जहाँ पर के वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक। अगर आपको इसमें पूछा जाए कि मात्रक क्या होगा वेग स्थिरांक का, तो तुमको बताएं एक्स बेटा सांद्रता है, सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर सेकंड। क्या मात्रक होगा, एक्स का मात्रक मोल प्रति लीटर सांद्रता है और टी का समय, तो इसका मात्रक क्या होगा, के का मात्रक, शून्य कोटि के विक्रिया में के का मात्रक होगा मोल प्रति लीटर सेकंड, या कह सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक। तो यहाँ पे मात्रक भी लिख सकते हो आप लोग, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक। ये हो गया आपकी शून्य कोटि की विक्रिया का पूर्णतः समीकरण, ठीक है। जो डेरिवेशन पहले करवाया था उसमें इतना और बढ़ाइए, आप इतना और लिखिए, आई होप आपको समझ में आएगा। समीकरण 1 आपको दिया ही था, रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी। आरेख बनाया बेटा, ग्राफ में x का मान, x अक्ष पे t है आपका समय, y अक्ष का मान कितना है r है, तो x और y अक्ष की जगह पे t और r रख दिया। जहाँ पे अंताखंड खींचते हैं वो r0 हो गया, अंताखंड c होता है, c r0 हो गया। यहाँ से ढाल खींचोगे, यम का मान बेटा माइनस में है तो ढाल नीचे की ओर खींच दी। अब देखो प्रारंभिक सांद्रता आपको ए दी थी प्रश्न में, अंतिम सांद्रता आपको ए माइनस एक्स थी, तो r0 जगह पे ए रख दिया, r है वहाँ पे ए माइनस एक्स माइनस के टी ऐसे रखा, r0 की जगह पे ए मान रख दिया, तो एक समीकरण बना निकल आया बेटा, ठीक है। तो के टी इधर लाए प्लस का, ए माइनस एक्स उधर लेके माइनस का, काट पीट दिए, के का मान एक्स अपान टी आ गए। एक्स जानते हो वेग स्थिरांक है और एक्स आपकी सांद्रता है, सांद्रता मतलब बड़े कोष्ठक वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना सांद्रता का मात्रक हमेशा मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। सांद्रता बेटा नॉर्मलता भी हो सकती है, मोलरता भी हो सकती है, इसलिए इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, बात ध्यान रखना, ठीक। इसलिए मात्रक आया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपका हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पूर्णतः समीकरण। यहाँ तक आपको प्रूव्ड करना पड़ेगा जब पेपर में आएगा, ये बात ध्यान रखना बेटा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल आपको बताते हैं। अर्धायु काल में क्या होगी, जो अंतिम सांद्रता आर थी वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी। आपका जो समय होगा टी वो भी क्या हो जाएगा, आधा। यानी आधे समय पर आपकी जब समय हाफ होगा,
जब समय आधा होगा तब अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाएगी, आधा। अब देखो अंतिम सांद्रता हमने क्या बताई थी, a-x और प्रारंभिक सांद्रता a/2, यानी a-x की जगह पे क्या हो जाएगा, a/2। यहाँ से अगर हम x का मान चाहें तो निकाल सकते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2a - 2x = a। 2x उधर ले गए, प्लस का हो गया, a इधर ले आए, 2a - a हो गया। 2x बराबर कितना बचा, a, तो x बराबर आ जाएगा a/2। ये सांद्रता का मान आ गया। अब आपने देखा होगा अभी हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण प्रूव्ड किया था। क्या समीकरण था, k बराबर x/t, याद आया। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण था, शून्य कोटि की अभिक्रिया के समीकरण से, ये लिख दें हम समीकरण से। अब इसमें मान रख दें, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अगर हम x का मान रख देंगे बेटा तो x का मान कितना आया, a/2, तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा, k बराबर a रखेंगे तो a/2, और t समय है, समय की जगह पे क्या हो जाएगा, t½ क्यों t½ हो जाएगा, क्योंकि देखो नहीं बेटा, जहाँ पर समय है वहाँ पे t½ रखना है, यानी जब समय आधा होगा तो इसकी सांद्रता भी आधी हो जाएगी। ठीक, ये आ गया आपका अर्धायु काल। इसका मतलब है शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल उसके अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। कैसे समानुपाती होता है देख रहे होगे आप लोग, a/2 का मान ध्यान देना, a/2 है आपका, वो आपका क्या है, प्रारंभिक सांद्रण में चला जाता है। तो प्रारंभिक सांद्रण आपका a ही है, r0 है, समझ लो, a को r0 कहते हैं ना प्रारंभिक सांद्रण को। तो इसका मतलब अर्धायु जो होती है प्रारंभिक सांद्रण के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या बताया शून्य कोटि के अर्धायु काल में बेटा, आधा समय करेंगे तो समय आधा होने पर प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाएगी। समय आधा करेंगे तो प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाएगी, आधी। अब मान रख दी, r का मान देख रहे होगे a-x था, r0 की जगह पे a रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x का मान a/2 निकाल लिया। x का मान हमने क्या किया, सूत्र अभी बताया था, k बराबर x/t होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसमें मान रख दिया, x की जगह पे a/2 रख दिया, और t समय था, समय आधा करना, t½ हो गया। बस यही आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल। ठीक, नोट कर लेना बेटा अच्छे से।